वेलकम टू तथास्तु इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। करंट से स्टैटिक प्रोग्राम में आज हम जो आपके लिए टॉपिक लाए हैं वो है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन आता है। और साथ ही में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर नहीं कर सकती। नॉट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी इज मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन। नॉट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड बाय द स्टेट फॉर कम्युनिटी। किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर नहीं कर सकती बिना किसी मतलब के स्टेट या गवर्नमेंट। आज के इस डिस्कशन में जो हम अलग अलग चीजें डिस्कस करने वाले हैं वो है, पहले हम कुछ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे आर्टिकल 300A, 31C और 39B। इसके बाद जजमेंट जो आई है सुप्रीम कोर्ट उसको डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में हर बार की तरह आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन लाएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी हम चेक कर पाए। अब स्टार्ट करते हैं डीपीएसपी से। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तब इंडिया इतना अमीर देश नहीं था, इतना डेवलप्ड देश नहीं था जितना आज है। उस टाइम पे गरीबी भी ज्यादा थी और उस टाइम पे अनअवेयरनेस भी ज्यादा थी। उस टाइम पे रिसोर्सेज जो थे वो सब ब्रिटिशर्स ने लूट के अपने पास ले गए थे और इंडिया में कुछ बचा नहीं था। तो सरकार को ये चाहिए था कि वो जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, उनको हेल्प करे। उसके लिए सरकार ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी करके एक पार्ट है। इसका मतलब होता है कि सरकार अपनी लॉ बनाते समय, स्कीम बनाते समय या पॉलिसी बनाते समय कुछ ऐसे गाइडलाइंस को ध्यान में रखेगी जिससे वल्नरेबल सेक्शंस का भी प्रमोट हो पाए, उनको प्रोटेक्शन मिल पाए। जरूरी नहीं है इन प्रिंसिपल्स को हमेशा लागू करना, लेकिन उम्मीद करी जाएगी कि लागू करें। अगर लागू नहीं किए जाते तो आप सरकार के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, वो नॉन एनफोर्सिएबल हैं। लेकिन उम्मीद करी जाती है कि सरकार जितना हो सके इन पॉलिसीज को अपने लॉ में, स्कीम में, पॉलिसी बनाते समय ध्यान में रखे और यूज करे। उन्हीं में से एक पॉलिसी, उन्हीं में से एक प्रिंसिपल, एक गाइडलाइन है आर्टिकल 39, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39। ये वो इस आर्टिकल 39 में ABCDEF करके 6 प्रिंसिपल्स हैं। हमें सिर्फ 2 प्रिंसिपल से मतलब है, बी और सी। ये 2 प्रिंसिपल्स कौन से हैं? बी पढ़ता है द स्टेट शैल सिक्योर दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड। इसका मतलब क्या है कि जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, जो कम्युनिटी के मटेरियल रिसोर्सेज है, उनका कंट्रोल और उनका ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। जितना भी मटेरियल रिसोर्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा रिसोर्स जिससे कोई लाभ आए, जिससे कोई बेनिफिट हो पाए कम्युनिटी को, जैसे सड़क हो गई, जैसे लैंड हो गई, जैसे फॉरेस्ट हो गया, कोई भी ऐसा मटेरियल रिसोर्स, पानी हो गया, मटेरियल रिसोर्सेज की जो ओनरशिप है, जो कंट्रोल है, द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मटेरियल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ओनरशिप और कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। यह बात ध्यान रखनी है। सी बोलता है दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डिट्रीमेंट। यानी इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इस तरीके से नहीं चलना चाहिए कि सिर्फ कुछ लोगों के पास कॉन्सेंट्रेट हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाए। जो वेल्थ है वो भी हर एक के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वेल्थ कमाने की, कुछों के पास सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होकर रह जाए, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया को नहीं चाहिए। इसीलिए आपने हो सकता है बचपन से एक बात पढ़ी हो, इंडिया ने ना तो कम्युनिस्ट सिस्टम अपनाया, ना ही कैपिटलिस्ट सिस्टम अपनाया। इंडिया हमेशा बीच में रहा। इंडिया ने मिडिल पाथ अपनाया जिसको बोला सोशलिज्म, कि इंडिया चाहे तो प्राइवेट लोग अपनी प्रॉपर्टी को रख सकते अपने पास, लेकिन सरकार बीच बीच में कभी कभी कुछ हद तक सिर्फ इंटरवीन करेगी, इंटरफेयर करेगी, ताकि उस प्रॉपर्टी को कॉन्सेंट्रेट होने से बचाएं, सिर्फ कुछ ही लोग मोनोपोली ना करें, बाकियों को भी अवसर मिले। तो सरकार अपना हस्तक्षेप करेगी, इंटरवेंशन करेगी और उस प्रॉपर्टी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी, उस मटेरियल रिसोर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी। इसी को बोलते हैं हम सोशलिज्म, यानी वेलफेयर करना, वल्नरेबल सेक्शंस को प्रोटेक्ट करना।
तो इसी वजह से हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जमींदारी को अबॉलिश करने के लिए कुछ लॉज बनाए थे, जिसमें यह देखा गया कि इंडिपेंडेंस के बाद काफी कुछ बड़े जमींदार थे जिनके पास बहुत बहुत सारी जमीनें थी। अब वो जमीन किसी काम की नहीं थी, वो सिर्फ अपने जमींदार के पास थी, लेकिन उस पर कुछ काम नहीं हो पा रहा। तो सरकार ने यह कोशिश करी कि जितनी अधिकतर जमीन है, जितनी एक्स्ट्रा जमीन है, उसको हम सरकार अपने अंडर ले लेगी, अक्वायर कर लेगी, और फिर जो जरूरतमंद किसान है उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो अमीरों से कुछ एक्स्ट्रा जमीन, उनकी हक की जमीन नहीं, एक्स्ट्रा जमीन, जो ज्यादा जमीन है वो ले लेगी, और वो भूमि जो है वो जरूरतमंद किसानों को या छोटे जमींदारों को दे देगी, ताकि वो उस पर किसानी करें और कृषि करें और इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें। तो इस तरीके से जमींदारी को अबॉलिश किया गया और लैंड अक्वायर की गई। लेकिन प्रॉब्लम यह आई शुरुआत में कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड अक्वायर करने की पावर है, प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 31 में एक फंडामेंटल राइट है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। बिना कानून की इजाजत के किसी भी इंसान की प्रॉपर्टी से उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा, ये एक फंडामेंटल राइट है। तो अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आर्टिकल 39 बोलता है कि एक्स्ट्रा जमीन जो है वो उसको ले लिया जाए। आर्टिकल 39 में बी और सी को मद्देनजर रखते हुए सरकार बोलती है कि जो एक्स्ट्रा जमीन है वो हम जमींदारों से ले लें और गरीबों में बांट दें। लेकिन आर्टिकल 31 बोलता है कि कोई भी किसी से, सरकार किसी से भी उसकी जमीन नहीं छीन सकती। तो अब किसकी बात मानी जाए? तो इसी डिस्प्यूट को कि डीपीएसपी, ये डीपीएसपी है और ये फंडामेंटल राइट है, कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में से ज्यादा बड़ा कौन है, किसकी मानी जाएगी, इसके लिए कई सारे केसेस आए। सबसे पहली बार जो इसको रिजॉल्व किया गया वो आया शंकरी प्रसाद केस 1951 में ही। कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन जब लागू हुआ उसके अगले ही साल 1951 में पहला केस आया, शंकरी प्रसाद केस। इस केस में सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकती है, यानी डीपीएसपी को लागू करने के लिए सरकार चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकती है, लेकिन ऐसा सिर्फ कब होगा? ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एक साधारण लॉ बना के नहीं, एक ऑर्डिनरी लॉ बना के नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, उसी के बाद आप फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? अगर आप डीपीएसपी को लागू करना चाहते हैं तो शंकरी प्रसाद में क्या किया गया? डीपीएसपी को महत्वपूर्णता दी गई फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, डीपीएसपी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई फंडामेंटल राइट्स के कंपैरिजन में। एग्जैक्टली सेम जजमेंट आया अगर एक अलग केस में जिसको बोलते हैं सज्जन सिंह केस। सज्जन सिंह केस में भी एग्जैक्टली सेम सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड एंड कैन आल्सो बी टेकन अवे बाय द पार्लियामेंट बट ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बिना अमेंडमेंट के, बिना संशोधन के आप किसी का फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं कर सकते या वायलेट नहीं कर सकते। चीजें बदली कब? 1967 में। 1967 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आया जिसको बोलते हैं गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसेंट एंड ट्रांसीडेंटल, यानी बहुत पवित्र है, सेक्रेड है, बहुत पायस है, प्योर है, इनको बिल्कुल नहीं छुआ जा सकता। फंडामेंटल राइट्स एक ऐसी चीज है जिसको आप बिल्कुल नहीं छू सकते, वो इतने पवित्र है कि वो सरकार के पहुंच से भी बाहर है। तो फंडामेंटल राइट्स को कैन नॉट बी अमेंडेड एंड कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द पार्लियामेंट अंडर एनी सर्कमस्टेंस। तो जो सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद में था उसका बिल्कुल उलट जजमेंट आ गया। तो यहां पे हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी से ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद में हमने देखा कि डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर दिया गया है, उन्होंने बोला कि आप अमेंडमेंट करके डीपीएसपी को लागू कर सकते हैं, लेकिन गोलकनाथ ने बोला नहीं, फंडामेंटल राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको नहीं छू सकते। अब
सरकार को लगा कि ये तो हमारा राइट छीन लिया गया, अब हम क्या करें। सरकार को लगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से अब तो हम प्रॉपर्टी किसी की लेके गरीबों में बांट नहीं सकते, गरीबों का कल्याण नहीं कर सकते, हमारा सोशलिज्म का जो प्रिंसिपल है उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। इसी जजमेंट को ओवरटर्न करने के लिए, इसी जजमेंट को बदलने के लिए 1971 में सरकार ने 25वां संशोधन लाया, 25th अमेंडमेंट एक्ट किया और उस अमेंडमेंट से एक नया आर्टिकल जोड़ा जिसको बोलते हैं आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C क्या बोलता है? आर्टिकल 31C का टाइटल है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए अगर कोई लॉ बनाया जाता है तो उस लॉ को बचाना है, सेव करना है फंडामेंटल राइट से, ऐसा ये आर्टिकल बोलता है। ये आर्टिकल पे देखिए 3 नंबर लगा हुआ है, 3 नंबर का मतलब है इंट्रोड्यूस्ड बाय 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971। अब इस आर्टिकल में बोला क्या है? इस आर्टिकल में बोला है कि अगर सरकार, चाहे पार्लियामेंट चाहे विधानसभा, अगर सरकार प्रोविजंस मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 39B एंड C, 39B और C को लागू करने के लिए अगर सरकार कोई लॉ बनाती है और वो लॉ वॉयलेट करता है आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 19 को और एक और आर्टिकल था आर्टिकल 31 को, 31 राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 19 को, आर्टिकल 31 को। आपको पता है आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वालिटी। 19 क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। और 31 क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी। तो इन 3 आर्टिकल्स को अगर कोई भी लॉ वॉयलेट करता है, वो लॉ जो 39B को लागू करने के लिए और 39C को लागू करने के लिए बनाया गया, कोई भी लॉ नहीं, सिर्फ वही लॉ जो 39B को या 39C को लागू करने के लिए बनाया है, वो लॉ अगर आर्टिकल 14 को, फंडामेंटल राइट्स 14, 19 और 31 को वॉयलेट करता है तो उस लॉ को नल एंड वॉइड नहीं माना जाएगा। No law giving effect to the policy of the state securing provisions mentioned under Article 39B and C shall be deemed to be void. वो it shall not be deemed to be void. वो खारिज नहीं किया जाएगा। ये एक बात जोड़ी, ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जोड़ा वो ये कि and no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in the question in any court on the ground that it does not give effect to the policy. इस लाइन का मतलब यह है कि सरकार अगर कोई ऐसा कानून बनाती है, कोई ऐसा लॉ बनाती है जिसमें वो ऊपर से तो बोलती है कि ये मैं 39B और C को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया है, लेकिन एक्चुअली में वो 39B और C को इंप्लीमेंट नहीं करता। फिर से समझिए, अगर सरकार कोई ऐसा लॉ बनाती है जिसमें वो बोल रही है, वो डिक्लेयर कर रही है कि ये मैं डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाई हूं, लेकिन एक्चुअली में वो डीपीएसपी को इंप्लीमेंट नहीं करता है, तो ये भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इस आर्टिकल ने सारी पावर जुडिशरी से छीन ली, सारी पावर सुप्रीम कोर्ट से छीन ली। अगर फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है तो भी आप चैलेंज नहीं कर सकते, और आप अगर सरकार ने बोला कि ये डीपीएसपी को लागू करने के लिए किया है लेकिन एक्चुअल में लागू नहीं हो रहा है, तो भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। किसी भी ग्राउंड पे आप इस लॉ को चैलेंज कर ही नहीं सकते। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट को लगा नहीं, ये तो सरकार ने अपनी हदें को पार किया है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इतनी पावर हम पार्लियामेंट को नहीं दे सकते कि वो कोई भी लॉ बना के कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर दे और हम बैठे रहें, ऐसा नहीं हो सकता। तो 1971 में जब ये अमेंडमेंट से आर्टिकल जोड़ा, 2 ही साल बाद 1973 में सबसे फेमस केस केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 31C इज पार्शियली वैलिड। पार्शियली वैलिड कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपका जो ये पहला वाला पोर्शन है ये तो हम मान लेते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप 39B और 39C को लागू करने के लिए कोई भी लॉ बनाते हैं और उससे आप 14 को, 19 को और 31 को वॉयलेट करते हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, आप बेहिचक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका ये जो दूसरा नंबर है, दूसरा पॉइंट है, इसको हम लागू नहीं रख सकते, इसको हम वैलिड नहीं मान सकते, इसको हम खारिज करेंगे। कि अगर आप बोल रहे हैं कि आपने लिख दिया
सिर्फ कानून में कि ये लॉ 39B के लिए है, लेकिन जब अंदर पढ़ा तो वहां तो था ही नहीं, तो इसको हम सही नहीं मानेंगे। ये तो सरासर आप झूठ बोल रहे हैं, नाइंसाफी होगी। तो इस पार्ट को हमने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया है। तो यहां देखिए, यहां 6 नंबर लिखा हुआ है। ये 6 नंबर क्या है? ये 6 नंबर बोलता है द वर्ड्स इन इटैलिक्स वर स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस। ये है इटैलिक्स केस। तो 1973 में ये वाला पार्ट जो है वो नल एंड वॉइड हो गया। ये आज भी संविधान में दिखाई देता है, लेकिन इटैलिक्स का मतलब है कि उसको खारिज किया हुआ है, वो लागू नहीं हो सकता। तो ये बात थी केशवानंद भारती केस में। अब सरकार को लगा कि अगर ऐसा है कि सरकार को लगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा पार्ट हमारा खारिज कर ही दिया है, पहला पार्ट तो मान लिया ना। पहला पार्ट मानने का मतलब क्या है? पहला पार्ट मानने का मतलब है कि अगर मैं 39B या C पर कोई लॉ बनाता हूं और उससे आर्टिकल 14, 19 और 31 वॉयलेट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट को वो वाजिब लगेगा, वो वैलिड लगेगा, वो लीगल लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सरकार को लगा क्यों ना इसी पे और आगे एक्सपैंड करें, इसी को और आगे एक्सपैंड करें। तो उसी के जजमेंट के 3 साल बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में पार्लियामेंट ने आर्टिकल 31C को अमेंड किया और बोला कि अब से सिर्फ 39B और C नहीं, notwithstanding anything contained in Article 13, no law giving effect to the policies of the state securing all the principles laid down in Part 4. Part 4 यानी DPSP. All the principles of Part 4 shall be deemed to be void on the grounds that it violates Article 14, 19 and 31. 14, 19 और 31. यानी अब इस केस में क्या बोला कि पहले था आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C जो है उसको आप वॉयलेट, उसको लागू करने के लिए आप 14, 19 और 31 को वॉयलेट कर सकते हैं। इस चीज को चेंज कर दिया। किस चीज में? ऑल DPSPs आर ग्रेटर देन 14, 19 एंड 31। तो जाहिर सी बात है ये भी सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आएगा कि सारे DPSP आप कैसे, ये तो गोलकनाथ ने बोल दिया है कि फंडामेंटल राइट्स ज्यादा बड़े हैं DPSP से, तो आप सारे DPSP को कैसे लागू कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करके। तो हम देखते हैं कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुनाती। 1976 में ये अमेंडमेंट आया। 1977 में इमरजेंसी हटी और इंदिरा गांधी सरकार जो थी वो सरकार गिर गई, नए इलेक्शंस हुए, नए प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, और उन्होंने 44th अमेंडमेंट एक्ट लाई। 44th अमेंडमेंट एक्ट में पार्लियामेंट रिपील्ड आर्टिकल 19(1)(f एंड आर्टिकल 31। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो हट गया था। तो आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी है, अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी उसका वायलेशन किया जा सकता है। उसी 44th अमेंडमेंट एक्ट से ही राइट टू प्रॉपर्टी को अब एक ऑर्डिनरी राइट बना दिया गया, एक ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्यों? क्योंकि वो आर्टिकल 300A में पाया जाता है। और सेम चीज लिखिए, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फॉर बाय अथॉरिटी बाय लॉ। फर्क है कि वो फंडामेंटल राइट नहीं है, अब वो एक ऑर्डिनरी लॉ है। तो ये एक छोटा सा था कि 44th अमेंडमेंट एक्ट में हमने राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 हटा दिया। अब इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि जब 44th अमेंडमेंट एक्ट आया तो यहां पे आर्टिकल 31 नहीं मौजूद था। तो इसका मतलब क्या था? अभी तक क्या चल रहा था? 25th अमेंडमेंट एक्ट में हमने देखा कि आर्टिकल 39B एंड C बड़े हैं आर्टिकल 14, 19 और 31 से। केशवानंद भारती केस ने इसको मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज मान ली। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में फिर जोड़ा कि ऑल DPSP आर ग्रेटर देन 14, 19 एंड 31।
44th अमेंडमेंट एक्ट में बोला कि ऑल डीपीएसपी आर ग्रेटर देन 14 एंड 19, क्योंकि 31 तो रिपील हो गया ना। लास्ट में मिनर्वा मिल्स केस में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये जो अमेंडेड पोर्शन है आर्टिकल 31C का, ये हम डिक्लेयर करते हैं नल एंड वॉइड। और इसका मतलब क्या है कि ये देखिए, नो लॉ गिविंग इफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स सिक्योरिंग ऑल द प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी शैल बी डीम्ड टू बी वॉइड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज इनकंसिस्टेंट विद आर्टिकल 14 एंड 19। 31 हट गया क्योंकि 78th अमेंडमेंट एक्ट था। तो फिफ्थ नंबर देखिए, फिफ्थ पे क्या लिखा है, 44th अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 14, 19 और 31 को हटा के 40 और 19 रख दिया गया, 31 हट गया था। तो इस 4 नंबर का मतलब क्या है, 4 नंबर में देखेंगे, सब्स्टिट्यूटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो लिखा था, द प्रिंसिपल स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी एंड सी, इस चीज को हटा के जो हटाया गया था हैज बीन डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल्स केस। क्या मतलब है कि जो अमेंडेड पोर्शन है वो नल एंड वॉइड है। जो अमेंडेड पोर्शन है, अमेंडेड पार्ट ऑफ आर्टिकल 31C इज नल एंड वॉइड एंड रिस्टोर्ड टू पोस्ट केशवानंद भारती केस। तो यानी आज जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि अगर हम बात करें जब हमने शंकरी प्रसाद केस पढ़ा और फिर हमने गोलकनाथ केस पढ़ा 1967 तक, 1967 से पहले केस ये था कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी वायलेटेड बट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसका मतलब यह है कि आप डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकते हैं। इसके बाद 1967 में जब गोलकनाथ केस आया, वहां पे हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि फंडामेंटल राइट्स बहुत सेक्रेड है, सैक्रोसेंट है, उनको बिल्कुल नहीं छुआ जा सकता। तो फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम। इसका मतलब यह है कि फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए आप डीपीएसपी को लागू करने के लिए आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। बिना वायलेट किए अगर आप डीपीएसपी को लागू कर रहे हैं तो चलेगा, नहीं तो फंडामेंटल राइट्स को आप नहीं छू सकते। फिर 1971 में 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और उसने बोला कि आर्टिकल 39B एंड 39C जो है ये बड़े हैं आर्टिकल 14, 19 और 31 से। ये चीज केशवानंद भारती केस ने भी मान ली। ये अप्रूव हो गया, अप्रूव्ड बाय केशवानंद भारती केस। इसके बाद हमने देखा कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया और उसमें बोला कि ऑल डीपीएसपीस आर ग्रेटर देन 14, 19 और 31। फिर 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट आया और उसमें बोला ऑल डीपीएसपीस आर ग्रेटर देन 14 एंड 19, क्योंकि 31 तो रिपील हो गया था। फाइनली 1980 में जिसको हम मिनर्वा मिल्स केस बोलते हैं, मिनर्वा मिल्स केस बोलते हैं, यहां पे फाइनली डिक्लेयर ये हुआ कि नहीं, ये वाली जो चीज है मिनर्वा मिल्स केस में डिक्लेयर हुआ कि जो ये वाली चीज है जो ऑल डीपीएसपी है ये नल एंड वॉइड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वापस पोस्ट केशवानंद, जो केशवानंद ने अप्रूव किया था कि आर्टिकल 39B एंड C जो है सिर्फ वही 14 और 19 से ऊपर है।
तो आज भी जो सिनेरियो है वो यही है कि आर्टिकल 39B और C को लागू करने के लिए सिर्फ 14 और 19 को वॉयलेट कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आज जो सिनेरियो है वो ये बोलता है, इसका मतलब ये है कि सरकार के पास ये अधिकार है कि आर्टिकल 39B और C को लागू करने के लिए, मटेरियल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, इसके लिए अगर वो राइट टू इक्वालिटी या फ्रीडम ऑफ स्पीच का वॉयलेशन करती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज जो कंटेक्स्ट है वो आर्टिकल 31C के अंडर ये आता है। अब इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये बोलता है कि जो अभी 2024 में आया है वो ये बोलता है दैट नॉट एवरी रिसोर्स ओन्ड बाय द प्राइवेट प्लेयर इज कंसिडर्ड एज मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी टू बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू सर्व द कॉमन गुड। तो किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल की किसी भी प्राइवेट रिसोर्स को आप मटेरियल रिसोर्स नहीं बोल सकते और उसको फिर आप अक्वायर नहीं कर सकते। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है जो ये बोलता है कि आर्टिकल 31C इज नॉट इंपॉर्टेंट एनी मोर। हो सकता है उन दिनों में जब ये सोशलिज्म का दौर चल रहा था, जब हमें वल्नरेबल सेक्शंस को प्रोटेक्ट करना था, तब सरकार को प्राइवेट प्रॉपर्टी छीनकर अक्वायर करके वल्नरेबल सेक्शंस में बांटनी पड़ती थी। अब भारत खुद सक्षम है, भारत और भारत के लोग खुद सक्षम है अपनी वेल्थ, अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए। तो अब इस आर्टिकल की जरूरत नहीं है। तो किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल की किसी भी प्रॉपर्टी को मटेरियल रिसोर्स डिक्लेयर करके उसको अक्वायर नहीं किया जा सकता। ये 8:1 की मेजॉरिटी से जजमेंट आया है और इसमें बोला है द कोर्ट नोटेड दैट द इंडियन इकोनॉमी हैज ऑलरेडी ट्रांजिशन फ्रॉम डोमिनेंस ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सरकार की दखलंदाजी से, टू को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर एक साथ रहेंगे जिसमें प्राइवेट को प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी। चीफ जस्टिस सेड दैट इंडिया हैज मूव फ्रॉम सोशलिज्म टू लिबरलाइजेशन एंड फ्रॉम लिबरलाइजेशन टू मार्केट बेस्ड रिफॉर्म्स, यानी कैपिटलिस्ट की तरफ हम बढ़ चुके हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, यह अभी तक सरकार ने और ना ही जजमेंट में डिफाइन हुआ है। व्हाट इज प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसको अक्वायर किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता, यह कौन डिसाइड करेगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या, इसका क्राइटेरिया क्या है, यह क्राइटेरिया अभी तक डिसाइडेड नहीं है। ना तो सरकार ने बताया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की क्राइटेरिया क्या है। फिर हम देखते हैं कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर करना ही है सरकार ने, तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो ये 3 प्रोसेस हैं, ये 3 स्टेप हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए। ये 3 स्टेप क्या है? सबसे पहले तो सरकार के पास जो भी ये अक्वायर करिए उसके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो प्रॉपर्टी अक्वायर कर पाए। अगर पावर नहीं तो अक्वायर कैसे करोगे? तो पावर ऑफ द सॉवरेन टू अक्वायर प्रॉपर्टी। अगर ये पावर है तो अक्वायर करने के बाद रीजनेबल और फेयर कॉम्पनसेशन देना है। जितनी प्रॉपर्टी ली है उस प्रॉपर्टी का जो भुगतान है, जो कॉम्पनसेशन है, वो देना जरूरी है। और अक्वायर करने के लिए इट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ द प्रॉपर प्रोसीजर इज नॉट एस्टैब्लिश एंड फॉलो। जो प्रोसीजर से आप अक्वायर कर रहे हैं प्रॉपर्टी, वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, वो पूरे स्टेप्स पता होने चाहिए। जिसकी प्रॉपर्टी है उसको भी पता होना चाहिए और सरकार को पूरे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। अगर स्टेप्स फॉलो नहीं किए तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, उसकी प्रॉपर्टी वापस चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला भी है इन विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2022 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ वेलफेयर स्टेट इवन द गवर्नमेंट अथॉरिटीज कैन नॉट सीज प्रॉपर्टी विदाउट फॉलोइंग द नेसेसरी लीगल प्रोसीजर्स। ये आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना जरूरी है। जो आपने फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 में पढ़ा होगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, पूरा प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। अगर प्रोसेस फॉलो नहीं होगा तो फिर आपका वो जो एक्विजिशन है स्टेट ने जो किया है वो इलीगल माना जाएगा। फाइनली लास्ट में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के ऊपर 7 ड्यूटीज भी इंपोज करी हैं कि सरकार को क्या 7 चीजों पर ध्यान देना चाहिए।
पहला है राइट टू नोटिस, कि नोटिस देना है जिसकी प्रॉपर्टी ले रहे हैं। दूसरा है राइट टू बी हर्ड, जिसकी प्रॉपर्टी ले रहे हैं उससे उसके ऑब्जेक्शंस भी सुनने हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। तीसरा राइट टू रीजन डिसीजन, जो भी डिसीजन लिया है वो लॉजिक होना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक रीजन होना चाहिए। चौथा एक्विजिशन ऑफ पब्लिक एक्विजिशन ओनली फॉर पब्लिक पर्पस, इसका मतलब जो प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं वो सिर्फ तभी एक्वायर कर सकते हैं अगर पब्लिक पर्पस के लिए एक्वायर किया है, किसी और पर्पस के लिए नहीं, पब्लिक वेलफेयर के लिए ही एक्वायर कर सकते हैं। फिर राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन, इसका मतलब यह है कि जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं उसका अप्रोप्रिएट दाम, अप्रोप्रिएट भुगतान देना जरूरी है। राइट टू एफिशिएंट कंडक्ट, टाइमली होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, लटकाना नहीं है, कॉम्पनसेशन टाइम पे मिलना चाहिए। राइट ऑफ कंक्लूजन, फाइनली जो भी वर्डिक्ट है, जो भी है वो सब क्लियरली ट्रांसपेरेंटली बताना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। यही चीज है जिसके साथ हम इस डिस्कशन को आपके सामने लाना चाहते थे और बताना चाहते थे कैसे राइट टू प्रॉपर्टी एक लैंडमार्क जजमेंट आया है और आपके लिए ये यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। फाइनली हर बार की तरह हम आपके लिए एक मेंस क्वेश्चन लाए हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो पाए। और ये क्वेश्चन है, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस्ड दैट स्टेट डज नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्टेट के पास पूरी एब्सोल्यूट पावर नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करने की। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 31C ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 31C आर्टिकल कैसे इवॉल्व हुआ। ऑल्सो हाईलाइट द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द करंट पोजीशन ऑफ द आर्टिकल। आज जो पोजीशन है 31C की, यानी 39B और C को इंप्लीमेंट करने के लिए 14 और 19 को वॉयलेट कर सकते हैं, इस पोजीशन के लिए क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इस पोजीशन से। इस क्वेश्चन को आपने 250 वर्ड में लिखना है और 15 मार्क्स पे करना है। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो पाए। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर हम मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।